Hello everyone, this is Gaurav Srivastava sir, faculty head at GATE Cambridge Institute, author of 15 books of chemical engineering, 9 plus years of teaching experience, 85 plus hours, 8500 plus hours already taught in classroom, online and live platforms. And today, now I am going to start lecture number 2, lecture number 1. हमने देखा उसमें क्या देखा हमने लेक्चर नंबर 1 में सिलेबस आपको बताया था क्या क्या कवर करने वाले हैं। आपकी ये लेक्चर सीरीज आईएफएस का पेपर दे रहे हो, गेट का पेपर दे रहे हो, अंडर ग्रेजुएट के एग्जामिनेशन की तैयारी करो, किसी भी सेमेस्टर आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन में केमिकल टेक्नोलॉजी है या किसी भी इंटरव्यू पर्पज़ के लिए आप इसे तैयारी करना चाहते हो या आप किसी इंडस्ट्री में वर्क करते हो और आप प्रमोशन पर्पज़ के लिए अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो, ठीक है। सो सभी के लिए यह लेक्चर इक्वली बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या देखा था, यानी सल्फर इंडस्ट्री हमने स्टार्ट की थी और उस सल्फर इंडस्ट्री में हमने क्या देखा था कि सल्फर के यूजेस क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, बहुत डिटेल में हमने इसका अध्ययन किया था, कहाँ पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, अवेलेबिलिटी क्या है। देन इसके प्रोडक्शन के मेथड्स हमने आपको बताए थे, तो हमने 3 मेथड वहाँ डिस्कस किए थे। मेनली नंबर 1 था आपका फ्रॉम माइनिंग, जिसे आपने कहा था फ्रेश प्रोसेस। देन नंबर 2 आपका क्या था, फ्रॉम एस टू एस रिफाइनरी गैसेस, और इसे आपने क्या कहा था, क्लॉज प्रोसेस। देन नंबर 3 आपका क्या था, फ्रॉम आयरन पायराइट्स, जिसे आपने कहा था फिननेस प्रोसेस। तो ये सारी बातें तो हमने लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी की है, ठीक है। जिसमें फ्रेश प्रोसेस को डिटेल में हमने लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट कर लिया था, देखा तो हॉट वाटर हमने डाला था, सल्फर पानी से लगभग दोगुना भारी होता है, डबल होती है लगभग डेंसिटी, तो सल्फर नीचे मेल्ट करके आपका जमा रहता है और पाइप के थ्रू आप एयर को कंप्रेस एयर को डालते हो और जो मिडल वाला आपका एनुलर स्पेस होता है उससे सल्फर तेजी से ऊपर को आ जाता है। इस तरह से आप अंदर से सल्फर को बाहर निकाल लेते हो। आज हम इसके सेकंड प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्लॉज प्रोसेस, और आप देख सकते हो क्लॉज के साथ यहाँ पे सेलेक्ट स्टॉक्स प्रोसेस भी हमने लिखा है। क्लॉज प्रोसेस भी 2 होते हैं, एक कन्वेंशनल क्लॉज प्रोसेस होता है, एक मॉडिफाइड क्लॉज प्रोसेस होता है। और उसी मॉडिफाइड क्लॉज प्रोसेस का भी अपर वर्जन क्या है, सेलेक्ट स्टॉक्स प्रोसेस, ठीक है। तो ये सभी कुछ हमारे सिलेबस में है, अवेलेबल है, ठीक है, गेट के भी सिलेबस में है और पीवाईक्यूज में भी इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस भी हम आपको दिखाएंगे जब पूरा का पूरा हम ये सीरीज आपका कवर कर लेंगे। सल्फर इंडस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी पूरी पूरी इसमें, तो टोटल हम सल्फर इंडस्ट्री के देखेंगे पीवाईक्यूज के कितने क्वेश्चंस थे सल्फर इंडस्ट्री से। तो चलो टाइम को बिना लॉस किए स्टार्ट करते हैं। सो अगेन लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विद द नेम ऑफ गॉड, क्लॉज एंड सेलेक्ट स्टॉक्स प्रोसेस। सबसे पहली बात कि इसमें आप रॉ मटेरियल क्या यूज करने वाले हो। भाई इस प्रोसेस में आपको ये सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि क्या लेके चलना है और उससे हमें क्या बनाना है। सो रॉ मटेरियल के रूप में इसमें लेते हैं हम S2S और फाइनली हमें बनाना क्या, ये तो आप सबको पता होगा, हमें क्या बनाना है, सल्फर। वी वांट टू प्रोड्यूस सल्फर फ्रॉम S2S। सो इसका रॉ मटेरियल मेनली क्या है, इसका रॉ मटेरियल है आपका S2S गैस। S2S गैस इज रॉ मटेरियल फॉर क्लॉज और सेलेक्ट स्टॉक्स प्रोसेस। S2S गैस हम प्राप्त कहाँ से करते हैं, फ्रॉम रिफाइनरीज। तो रिफाइनरीज में अगर आप आगे बहुत सारे रिएक्शंस की बातें करोगे, रिफॉर्मिंग रिएक्शंस या बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जिसमें सल्फर एज अ पॉइजन वर्क करता है, जिसकी वजह से हमको उन रिएक्शंस में जाने के पहले सल्फर को रिमूव करना जरूरी होता है। तो सल्फर को रिमूव करना जरूरी भी है और उससे हम सल्फर भी प्राप्त कर लें, यानी कि डबल हमारा डबल बेनिफिट है, सल्फर रिमूव भी हो गया और हमको सल्फर चाहिए भी था, ठीक है। और नेचुरल गैस में भी आपका ये अवेलेबल होता है ऑलरेडी। तो नेचुरल गैस से भी हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, नेचुरल गैस में तमाम गैसेज है, मीथेन वगैरह, उसमें H2S गैस भी है। नेचुरल गैस में अगर सल्फर की मात्रा एक लगभग कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली 5% के आसपास या उससे ज़्यादा अवेलेबल होती है, तो ऐसे गैसेस को आप सौर गैसेस कहते हो। अदरवाइज अगर बहुत कम है तो आप इसे स्वीट गैस कहते हो, ठीक है। तो सौर नेचुरल गैस जो होते हैं उनसे भी आप H2S को डायरेक्टली प्राप्त कर लेते हो। सो रॉ मटेरियल हमारा क्या है, हमारा रॉ मटेरियल है S2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस, जो हम नेचुरल गैस से भी प्राप्त कर सकते हैं या पेट्रोलियम रिफाइनरी सिस्टम स्ट्रीम से भी प्राप्त होता है। अब सवाल यह है कि H2S गैस नेचुरल गैस या रिफाइनरी से कैसे हम निकालेंगे, किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। तो इसके दो मेथड्स हैं। सी माय डियर स्टूडेंट्स, द रिमूवल ऑफ S2S फ्रॉम गैस और रिफाइनरी सिस्टम्स इज डन बाय टू मेथड्स आर प्रेजेंट हियर। One is by absorption, one is by absorption and second one by adsorption। एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है, सिंपली सपोज करो
ये आपका एक एयर जा रहा है एयर, इस एयर में अमोनिया अवेलेबल है, इस एयर में अमोनिया है और इस अमोनिया को आप एयर से सेपरेट करना चाहते हो तो क्या करोगे? ऊपर से एक सॉल्वेंट दे दोगे पानी, वाटर। तो वाटर क्या करेगा? वाटर यहाँ से अमोनिया को लेके निकल जाएगा, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड बना के वाटर यहाँ से निकल जाएगा और ये एब्जॉर्प्शन विद केमिकल रिएक्शन भी होता है और विदाउट केमिकल रिएक्शन भी होता है, दोनों बात ध्यान रखना। और ये आपका ऊपर से एयर और कुछ मात्रा में भी ट्रेस अगर बची होगी इसके अंदर अमोनिया तो वो निकल जाएगी। तो आप देख सकते हो एयर से आपने अमोनिया को किस प्रकार से एक सॉल्वेंट का यूज़ करके सेपरेट कर लिया। इसी प्रकार यहाँ पर भी आपका एब्जॉर्प्शन बाय रीजनरेटिव सॉल्वेंट्स, तो इसमें क्या है ये विदाउट केमिकल रिएक्शन वाला जैसे आपने देखा केस, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे आपका आएगा। इसमें क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन ही कर रहे हैं हम और रीजनरेटिव सॉल्वेंट है। रीजनरेटिव का क्या मतलब होता है कि उस सॉल्वेंट को वापस से आप रीजनरेट कर सकते हो, यानी कि उसके अंदर जो भी H2S गैस है उसको आप खटाक से निकाल के बाहर कर सकते हो। जैसे आप सपोज़ करो आपका ये कोई सॉल्यूट था, एब्जॉर्प्शन के थ्रू आपका अंदर चला गया और अब कह सकते हो आसमान से गिरा और खजूर पे अटक गया, बीच में आके अटक गया। पहले भाई एयर के अंदर फँसा हुआ था और अब पानी के अंदर फँस गया या कोई दूसरा भी सॉल्यूट है, तो अब क्या करोगे? आपका ये एब्जॉर्प्शन था। ये क्या था आपका एब्जॉर्प्शन एंड ऑल यू नो एब्जॉर्प्शन के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होती है वो क्या होती है? लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अगर इसका जस्ट अपोजिट हम कर दें हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्ट्रिपिंग। जैसे एब्जॉर्प्शन में आप क्या कर रहे हो? आप पानी के अंदर गैस को घुसा रहे हो, सॉलिड गैस को घुसा रहे हो, डिसॉल्व करा रहे हो। जस्ट इसका अपोजिट, अब भाई वहां सॉल्वेंट के अंदर घुसा रहे थे, अब यहाँ किसी सॉल्यूशन में से है हम उस गैस को निकाल लेंगे। तो ये क्या होता है? इसे कहते हैं स्ट्रिपिंग। तो अगर हम इस जो भी यहाँ पे हमारा ये इथेनोल जो भी हमारा एमीन्स वगैरह अभी आगे आपको बताएंगे डिटेल में, इसके अंदर आपकी H2S गैस आके डिसॉल्व हो जाएगी और फिर अगर उसे हम हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे भेज देंगे तो ऊपर से आपकी H2S गैस और वापस से नीचे से आपका सॉल्वेंट आपको मिल जाएगा। इस सॉल्वेंट को वापस से आप ले जाओ और फिर से क्या करो? रिसाइकिल कर दो एब्जॉर्प्शन में। ठीक है। ये तो बात हो गई आपकी कि क्या होता है एब्जॉर्प्शन, क्या होता है स्ट्रिपिंग। तो यहाँ पे हम एब्जॉर्प्शन फॉलोड बाय स्ट्रिपिंग के द्वारा H2S गैस को रिमूव करते हैं। तो यहाँ ध्यान दो सी माय डियर स्टूडेंट्स, 2 सॉल्वेंट आपके पास मेनली हैं, 2 ग्रुप्स कह सकते हो क्योंकि एमीन्स में आप और भी ज़्यादा एमीन्स यूज़, केवल एक एमीन नहीं यूज़ करते, उसके ढेर सारे पार्ट यूज़ करते हैं, इसलिए हमने एमीन्स अभी यहाँ लिखा है, ठीक है। तो एमीन्स भी होते हैं और हॉट कार्बोनेट्स भी होते हैं। हॉट कार्बोनेट की बात करोगे तो हॉट कार्बोनेट H2S के लिए उतना अच्छा सॉल्वेंट नहीं है। हॉट कार्बोनेट आपका बेस्ट है अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिसॉल्व कराना चाहते हो और हॉट पोटेशियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन आपने नाम सुना होगा, उसका यूज़ हम करते हैं CO2 को रिमूव करने के लिए। तो ये तो अभी आगे हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं, फिलहाल अभी इसको आप यहाँ पे देख लो, समरी देख लो। देन सेकंड क्या है आपका? एक तो एब्जॉर्प्शन हो गया, अब एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में आप जानते हो क्या होता है? भाई कोई सॉलिड है, ये सॉलिड के सरफेस पे आके वह सॉल्यूट गैस आके क्या होगी? यहाँ पे एडजॉर्ब हो जाएगी और एक लेयर बना देगी। आपने पढ़ा होगा लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, हाँ, लैंगम्यूर हिंसेलवुड, एल्विडल, तमाम आपने पढ़े होंगे एडजॉर्प्शन की थ्योरीज, ठीक है, सीआरई में। और हम भी आपको सीआरई का लेक्चर देखोगे उसमें आपको सारे ही टर्म्स मिलेंगे। तो फिलहाल एडजॉर्प्शन सॉलिड बेड पे हम यहाँ करा रहे हैं, तो अब यहाँ एडजॉर्प्शन भी 2 तरह से। देखो एक है नॉन रीजेनरेटिव एडजॉर्बेंट, एक है रीजेनरेटिव। नॉन रीजेनरेटिव का मतलब समझते हो क्या होता है? नॉन रीजेनरेटिव का मतलब कि इसने, अगर ये हमारा एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बर है जो एडजॉर्ब कर रहा है, तो इसमें आके वो सेट हो गया और एक रिएक्शन करके इरिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू वहां पे आके H2S आपका सेटल हो गया, वो निकल ही नहीं रहा है, इरिवर्सिबल। अब आगे ले जाओ और उसको फर्दर आप प्रोसेस करो और वहां से आप सल्फर को रिमूव करो। रीजनरेटिव का मतलब क्या है कि वह अंदर आपका गया और अब उसे आप वापस से रिवर्सिबल टाइप में जाके अटैच हुआ है, उसे आप वहां से निकाल भी सकते हैं। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे 2 तरह के बेड हैं, एक नॉन रीजनरेटिव बेड और एक रीजनरेटिव बेड। तो इसके बारे में भी डिटेल में आपको बताते हैं। चलो ओके, तो पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन फॉलोड बाय एडजॉर्प्शन। तो जैसा कि हमने आपको बताया एमीन्स, तो आप देख सकते हो फर्स्ट वन हमने क्या डाला है? एमीन्स। ये क्या है आपके? ये एमीन्स है। एमईए के बजाय हम डीईए भी यूज़ करते हैं, हम डीईए भी यूज़ करते हैं, डीजीए तो करते ही हैं, हम डीईए का भी यूज़ करते हैं, बट ज़्यादा बेटर हमारे लिए यहाँ पे एमईए होता है, ज़्यादातर इसे ही हम यूज़ करते हैं। और एमईए का फुल फॉर्म क्या है? मोनो इथेनोलेमाइन, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है और फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बट नाम आपको याद करना होगा क्योंकि ये नेम्स आपसे पूछे हुए हैं। जैसे देखो ये कैसे एग्जाम में पूछ देता है, आपने जान लिया कि मोनो इथेनोलेमाइन यहाँ हम एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे एमईए को एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं।
अगर MEA एज़ अ सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है और यहाँ इस MEA में H2S गैस बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है, हाइली सॉल्युबल, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका ये MEA ये क्या है? MEA और ये H2S गैस आ रही है ऊपर से, सपोज़ एयर के अंदर है या नेचुरल गैस में जहाँ भी है, तो सीरीज़ बात है ऊपर एक लेयर बनेगी रेजिस्टेंस की फ़िल्म की, एक नीचे लेयर बनेगी। अब सवाल ये है कि ये अंदर तो ज़्यादा सॉल्युबल है, अंदर ज़्यादा सॉल्युबल का मतलब होता है कि अगर यहाँ का रेजिस्टेंस आप इनसाइड कह रहे हो और इस फ़िल्म का रेजिस्टेंस आउटसाइड कह रहे हो, तो ये ज़्यादा सॉल्युबल का मतलब होता है कि अंदर में रेजिस्टेंस बहुत कम है, बाहर में रेजिस्टेंस ज़्यादा है। यानी कि आपका ओवरऑल जो मास ट्रांसफर कंट्रोल हो रहा है वो बाहर के भाई स्लोएस्ट वाला ही तो कराता है, तो बाहर आपका स्लो है। तो यही आपका मेन रेजिस्टेंस में पार्टिसिपेशन दे रहा है। तो ये सारी बातें आपसे पूछी जाती हैं उस समय नाम लेके गेट पीवाईक्यूज़ में आप देखोगे पूछा भी हुआ है। तो अगर आपको ये जानकारी ही नहीं रहेगी कि जिस सॉल्वेंट का नाम इसने यहाँ लिखा है, उसके अंदर हमारा यह दिया हुआ जो हमारा गैस है, जिसके थ्रू ये कह रहा है वो सॉल्युबल है या नहीं है, तो आप नहीं बता पाओगे कि हमारा रेट कंट्रोलिंग स्टेप क्या है। जैसे अगर ज़्यादा सॉल्युबल है तो आप देख सकते हो इस केस में हमारी गैस फ़िल्म ही क्या है? रेट कंट्रोलिंग स्टेप है। ये अगर लेस सॉल्युबल होता तो इसका क्या मतलब होता? लिक्विड फ़िल्म तब होता रेट कंट्रोलिंग स्टेप। इसके बारे में मास ट्रांसफर के लेक्चर्स में हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे। ठीक है? फिलहाल ये नाम यानी कि आपको याद रहना चाहिए कि इथेनोलेमाइन नाम का सॉल्वेंट हम H2S गैस को डिसॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? हम ये क्या पढ़ रहे हैं? हम सबसे पहले H2S गैस को प्राप्त कर रहे हैं। भई हमारा रॉ मटेरियल है ना H2S गैस, जब तक रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, तब तक उस H2S गैस से हम प्रोसेसिंग कैसे करेंगे? हम क्रॉस प्रोसेस के द्वारा उस H2S गैस से सल्फर को प्राप्त कैसे करेंगे? तो हमें सीधी-सी बात है, हमें इथेनोलेमाइन का यूज़ करके पहले H2S गैस को प्राप्त करना है। इथेनोलेमाइन के बारे में कुछ और जानकारी अगर आपको चाहिए ले सकते हो या कलरलेस होता है, विस्कस लिक्विड होती है मतलब गाढ़ी होती है। इसमें से अमोनिया की ऑर्डर आती है। अमोनिया की ऑर्डर कैसी होती है? इट स्मेल्स लाइक यूरिन। भाई कोई पेशेंट है जिसके यूरिन में ज़्यादा वेस्टेज होते हैं। जैसा आपकी स्मेल होती है, इसकी स्मेल भी ठीक वैसे ही होती है। अब MEA और DEA की तो बात हो गई कि MEA, DEA दोनों यूज़ कर सकते हो बट MEA हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। नाउ DCA क्या है? ये भी एक सॉल्वेंट है, यह भी एक एमीन है जो है डाइग्लाइकोलेमाइन। फ़ॉर्मूला आप इसका भी देख सकते हो, फ़ॉर्मूला याद आपको नहीं करना है, इंटरव्यू पर्पज़ के लिए भी याद नहीं करना है आपको फ़ॉर्मूला, ठीक है? क्योंकि नाम पूछते हैं फ़ॉर्मूला नहीं पूछते हैं, ठीक है? याद हो जाए तो अच्छी बात है बट ज़रूरत नहीं है अभी याद जब तक गेट का एग्ज़ामिनेशन वगैरह दे रहे हो, इस फ़ॉर्मूले के पीछे मत पड़ना, लेकिन इस नाम के पीछे पड़ जाओ। क्योंकि आपका इथेनोलेमाइन आपके गेट में पूछा हुआ है, सो डेफ़िनेटली क्या पता कल को डाइग्लाइकोलेमाइन पूछ दे। डाइग्लाइकोलेमाइन और MEA दोनों में से कौन-सा कब यूज़ करेंगे? अगर आपके फ़ीड में अप टू 40% ही H2S है, जो आप फ़ीड गैस भेज रहे हो। इन दैट केस MEA इज़ गुड। बट अगर बहुत ज़्यादा है तो उस केस में आपका क्या DCA इज़ गुड अप टू 60%। DCA भी सेम टू सेम कलरलेस होता है, स्लाइटली विस्कस होता है, ऑर्डर इसकी भी जस्ट लाइक एमीन की यानी कि अमोनिया टाइप की ऑर्डर इसमें भी आती है, ठीक है? यानी कि हमारे पास इथेनोलेमाइन हो गया, मोनोइथेनोलेमाइन और दूसरा होगा डाइग्लाइकोलेमाइन। तो आपको जनरली ये केवल 2 नाम याद करने होंगे, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंटरव्यू किसी भी पर्पज़ से कि इथेनोलेमाइन और डाइग्लाइकोलेमाइन ये दोनों ही सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं, ये दोनों ही एमीन्स हम यूज़ करते हैं टू डिसॉल्व H2S को डिसॉल्व कराने के लिए। अब इस सॉल्वेंट में जब डिसॉल्व हो जाएगा तो बहुत ईज़ी सा प्रोसीजर है, भाई फॉलोड बाय स्ट्रिपर। देखो क्या लिखा हमने एब्जॉर्प्शन बाय रीजेनरेटिव सॉल्वेंट, एब्जॉर्प्शन बाय रीजेनरेटिव सॉल्वेंट फॉलोड बाय हाई टेम्परेचर स्ट्रिपर। भाई रीजेनरेटिव सॉल्वेंट के बाद आगे फर्दर क्या करेंगे? हाई टेम्परेचर स्ट्रिपर। आपको पता है एब्जॉर्प्शन के लिए फेवरेट कंडीशन क्या थी? लो टेम्परेचर हाई प्रेशर और स्ट्रिपर के लिए क्या होती है? हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो जस्ट उल्टा कर देंगे तो H2S गैस जो भी इथेनोलेमाइन में या डाइग्लाइकोलेमाइन के अंदर जाके डिसॉल्व हुई है, खट से क्या होगी वो छोड़ देगा और ऊपर से टॉप से आपको गैस मिल जाएगा। स्ट्रिपर से क्या होगा? भाई पहले आपने एब्जॉर्बर लगाया फिर स्ट्रिपर में क्या होगा? स्ट्रिपर में आप डालोगे उसमें क्या इथेनोलेमाइन और आपकी जो आपकी H2S गैस है तो ये अंदर जाके क्या होगी? H2S गैस आपको ऊपर से मिल जाएगी और इथेनोलेमाइन वापस से आपको नीचे से मिल जाएगा। इस इथेनोलेमाइन को वापस से आप एब्जॉर्बर में रिसाइकिल कर सकते हो। इसलिए इसे क्या कर रहे हैं? रीजेनरेटिव सॉल्वेंट। दैट इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज़ रीजेनरेटिव सॉल्वेंट। इसके अलावा हमारे पास हॉट कार्बोनेट्स भी हैं जिसमें हम यूज़ करते हैं हॉट एक्वस पोटेशियम कार्बोनेट। हॉट एक्वस पोटेशियम कार्बोनेट ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी भी ये पूछ सकता है। बट अगर कोई आपसे पूछे ये दोनों ही अगर आपके पास अवेलेबल है एमीन्स और कार्बोनेट्स तो यूज़ क्या करोगे? तो आप कहोगे एमीन्स क्योंकि ये उतना ज़्यादा अच्छा बहुत हाइली सॉल्युबल नहीं होता है इसके अंदर H2S।
लेकिन हाँ, इसका भी यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं रिफाइनरीज़ में, बट इसे हम यूज़ करते हैं मेनली CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर आप रिमूव करना चाहते हो कहीं से, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर मस्त मस्त सॉल्युबल है, ठीक है? सो हॉट एक्वस पोटेशियम कार्बोनेट को हम कहाँ यूज़ करते हैं? जनरली CO2 को डिसॉल्व कराने के लिए। तो हमारे पास यानी कि यहाँ 3 नाम हो गए जो हमें याद रखने हैं, इथेनोलेमाइन, डाइग्लाइकोलेमाइन एंड हॉट एक्वस पोटेशियम कार्बोनेट। और अगर कहीं कहता है ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों ही दे दिया और कहता है इसमें से बेस्ट कौन-सा है, तो आप क्या कहोगे? इथेनोलेमाइन, ना कि हॉट एक्वस पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है? चलो ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एब्जॉर्प्शन की बातें तो हमने कर ली कि एब्जॉर्प्शन से किस प्रकार हम S2S को प्राप्त करते हैं, जो हमारा बेसिक रॉ मटेरियल था यहाँ। नाउ सेकंड वन कि एडजॉर्प्शन के द्वारा हम कैसे प्राप्त करते हैं। एडजॉर्प्शन का फिनोमेना हमने आपको बता दिया। चलो देखते हैं नॉन रिजनरेटिव और रीजनरेटिव सॉल्वेंट के रूप में हम क्या यूज़ करते हैं। तो एडजॉर्प्शन की अगर आप बात करोगे तो एडजॉर्प्शन में जो आपके नॉन रीजनरेटिव, साथ-साथ में सभी बच्चे लोग नोट्स भी बनाते रहोगे, ठीक है? हम पढ़ाते जा रहे हैं, कॉपी पेन लेके बैठोगे टेबल पे और साथ-साथ नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए, ठीक है? तो एडजॉर्प्शन ऑन सॉलिड बेड। अब सॉलिड बेड में 2 तरह के हमारे पास एडजॉर्बेंट हैं। नंबर 1 नॉन रीजेनरेटिव एडजॉर्बेंट्स एंड नंबर 2 रीजेनरेटिव एडजॉर्बेंट। एक है आपका नॉन रीजेनरेटिव एडजॉर्बेंट और एक है आपका रीजेनरेटिव। नॉन रीजेनरेटिव का मतलब कि यह इरिवर्सिबली जाके अटैच हो जाएंगे, ठीक है? तो इसमें ये दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। ये भी आपके गेट के नॉलेज या इंटरव्यू सारे पर्पज से इंपॉर्टेंट है। जिंक ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड, ये दोनों ही एब्जॉर्बेंट आप यूज करते हो। जिंक ऑक्साइड क्या होता है या आयरन ऑक्साइड, जिंक और आयरन ऑक्साइड दोनों ही क्या होते हैं? आपके H2S के साथ जाके रिएक्शन करते हैं और जिंक सल्फाइड या आयरन सल्फाइड आपको दे देते हैं। साथ में इस रिएक्शन में वाटर भी निकलता है। तो इस प्रकार से अब ये जिंक सल्फाइड या आयरन सल्फाइड को फर्दर आप आगे ले जाके प्रोसेस करके इसमें से सल्फर को प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट आपका रीजनरेटिव एडजॉर्बेंट है। रीजनरेटिव का मतलब क्या कि इसे आप बार-बार रिसाइकिल कर करके यूज़ कर सकते हो। इसमें 2 हैं आपके, एक मॉलिक्यूलर सीव है। मॉलिक्यूलर सीव में आप क्या यूज़ करते हो? क्रिस्टलाइन अल्कली एल्यूमिनो सिलिकेट और दूसरा है जिंक टाइटेनेट। इन दोनों में अगर बात करो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये दोनों नेम आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर गेट में पूछता है तो 95% चांस है इसका पूछने का और 5% चांस है इसका पूछने का, या 4.99 कह लो और 0.01% इसको भी आप दे सकते हो, ठीक है? बट आयरन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और जिंक टाइटेनेट, ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए कि एडजॉर्बेंट के रूप में आप यूज़ करते हो। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि केवल एब्जॉर्बर के थ्रू ही हम H2S को रिमूव नहीं कर सकते। मे बी आपसे इंटरव्यू में ही पूछ दे कि यार एब्जॉर्बर ही है आपके पास और कोई तरीका नहीं है H2S को रिमूव करने का, तो आप कह दोगे सर एडजॉर्प्शन कर लेते हैं सॉलिड बेड पे, या आपसे कह देगा एडजॉर्प्शन के थ्रू नहीं कर पाओगे, तो आप कहोगे वहाँ क्या, यस सर हम कर सकते हैं, ठीक है? तो हमने देख लिया, फिलहाल हमने H2S को प्राप्त कर लिया, हमें H2S को प्राप्त करना था, हमने H2S को प्राप्त कर लिया, हमारा बेसिक रॉ मटेरियल हमको प्राप्त हो गया। और आपको बता दें, सी माय डियर स्टूडेंट्स, जो मेथड आप पढ़ रहे हो क्लॉस मेथड, ठीक है? अभी हम पहले क्या पढ़ रहे हैं? क्लॉस। सेलेक्ट स्टॉक्स इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लॉस। क्लॉस मेथड में हम एक कैटलिस्ट यूज़ करते हैं जिसे आप क्लॉस कैटलिस्ट कहते हो। मतलब साफ है कि क्लॉस मेथड जो है आपका यह कैटालिटिक है। तो चलो हम देखते हैं कि इस मेथड में वो कौन-सा कैटलिस्ट है जिसका यूज़ हम करते हैं। उसके बाद से फाइनली फ्लो शीट के थ्रू इस मेथड को हम डिटेल में समझेंगे और गेट में किस-किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। कुछ पीवाईक्यूज़ किस टाइप के आपके और न्यू क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। ठीक है? तो चलो H2S तो मिल गया। अब कैटलिस्ट की अगर आप बात करोगे, कैटलिस्ट, व्हिच कैटलिस्ट इज यूज्ड, व्हिच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन क्लॉस प्रोसेस। क्लॉस प्रोसेस तो आपका गेट में पूछा भी हुआ है, बट इसका कैटलिस्ट के बारे में नहीं पूछा है। तो सीधी सी बात है, क्लॉस प्रोसेस पूछा है तो क्या पता कल को इसके कैटलिस्ट के बारे में आपसे पूछ दे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सी माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपका मेन कैटलिस्ट क्या है? बॉक्साइट। बॉक्साइट इज कैटलिस्ट। बॉक्साइट के अंदर एल्यूमिना होता है, सिलिका, गैलियम क्लोराइड, एनॉक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, सब कुछ होता है। इस बॉक्साइट के अंदर मेन जो आपका कैटालिटिक एक्टिविटी देता है वो कौन है? वो आपका Al2O3। सो आप चाहो तो बॉक्साइट कैटलिस्ट लगाओ और या आप चाहो तो कहीं कहीं Al2O3 भी आप लगा सकते हो। बॉक्साइट से ही Al2O3 निकाला जाता है, इसके बारे में भी आपको बता दें। बॉक्साइट जो होता है आपका यह मेनली और होता है किसका? इससे आप एल्यूमिनियम बना सकते हो, इससे आप गैलियम भी बना सकते हो। गैलियम नाम आपने सुना? व्हाट इज गैलियम? गैलियम क्या होता है? आपने टीवी शो वगैरह देखा होगा कि एक बड़ा सा
ग्लास का चैम्बर होता है, उसमें पूरा पानी भरा होता है और उसमें एक आदमी के हाथों में हथकड़ी लगा दी जाती है और ढेर सारी चाबियाँ डाल दी जाती हैं और अंदर फेंक दिया जाता है चाबी को। फिर आदमी अंदर जाता है और चाबी खोजता है, कहाँ है, कहाँ है? और ढेर सारी चाबी लगा के फिर एक सही चाबी निकाल के बाहर आ जाता है। वहाँ की ट्रिक आप जानते हो? वहाँ इस गैलियम की मदद से ही उस जो भी सीन था, उस सीन को क्रिएट किया जाता है। गैलियम की अगर आप बात करोगे, तो इसका जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है गैलियम का, ये बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है। ये होता है 29.76 डिग्री सेल्सियस। यानी कि कह सकते हो रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा, आपकी बॉडी के टेम्परेचर से बहुत कम। यानी कि गैलियम को अगर आप हाथ में लोगे, ये क्या है? ये है गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट। दिस इज़ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गैलियम। अगर आप गैलियम को हाथ में लोगे, तो ये खट्ट से मेल्ट कर जाएगा। तो सेम टू सेम अंदर आपकी गैलियम की ही सारी चाबियाँ होती हैं, एक्सेप्ट 2 या 3 चाबी अंदर डाल देते हैं, जो गैलियम की बनी हुई नहीं होती हैं। तो अब उसे आपको दिखाया गया 100 चाबी, 100 कीज़, बट अंदर उसे क्या करना है? उसे तो 3-4 कीज़ बस लगानी है और निकालता है, एक नहीं लगा, दूसरा नहीं लगा, फाइनली लग गया, क्योंकि 3 ही 4 की ही उसे ट्राई करनी थी और वो बाहर आ जाता है। ठीक है? सो शीन कम आपका कंप्लीटेड। ठीक है? सो गैलियम यानी कि बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही अच्छा मेटल है। अच्छी बात है कि गैलियम आपका जो मेटेलिक फॉर्म में होता है, ये टॉक्सिक नहीं होता है। इसके कुछ अगर बात करोगे इस गैलियम के, तो ये प्योर फॉर्म में टॉक्सिक नहीं है, लेकिन इसके कुछ हैलाइड्स वगैरह होते हैं जो थोड़े टॉक्सिक होते हैं। तो अगर पानी के अंदर मेल्ट भी कर गया गैलियम, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये टॉक्सिक तो है नहीं, तो हमें कोई ऐसा हार्म ये नहीं पहुँचाएगा। साथ ही साथ अब गैलियम की बात हो ही रही है, तो एक बात आपको और बता दें, गैलियम को जब आप गैलियम को जब आप सॉलिडिफाई करते हो, ठीक है? तो इसका वॉल्यूम 3.1% बढ़ जाता है। और ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्यों आपको बता रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर ये जानकारी होनी चाहिए कि ऐसा अगर कोई भी लिक्विड है जिसको सॉलिडिफाई करने पे उसका वॉल्यूम बढ़ जाए, उसे हम कभी भी रिजिड टाइप कंटेनर लाइक किसी मेटल के कंटेनर में, इसे हम किसी मेटल के कंटेनर में या ग्लास के कंटेनर में हम इसे स्टोर नहीं कर सकते। हम इसे स्टोर नहीं कर सकते। तो इसे स्टोर कहाँ करते हैं? जनरली प्लास्टिक बैग्स में। या प्लास्टिक बैग्स ले लो या फिर कोई भी आपका फ्लेक्सिबल कंटेनर होगा, प्लास्टिक बैग्स ले लो या कोई फ्लेक्सिबल कंटेनर ले लो, इसके अंदर इसको आप स्टोर करके रखते हो। तो ये तो बात हो गई आपकी कि बॉक्साइट ओर के अंदर, बॉक्साइट ओर से हम गैलियम को भी कुछ मात्रा में प्राप्त करते हैं, जिंक के भी ओर से गैलियम को प्राप्त किया जाता है। बट हमारा मेन यहाँ मोटिव क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बनाना, Al2O3। हमारा मेन मकसद क्या है? Al2O3 को बनाना। तो आपको बता दें इसके लिए भी कि इस बॉक्साइट को, जो आपका ये बॉक्साइट है, इस बॉक्साइड में NaOH को मिला देते हैं और इस प्रकार NaOH को मिलाने के बाद जो रिएक्शंस वगैरह होती हैं फर्दर प्यूरिफिकेशंस के बाद, ये दो चीज़ें हमें मिलती हैं। एक मिलता है Al2O3 और दूसरा हमें मिलता है रेड मड। रेड मड को हल्के में मत लेना। और जैसा कि हमने कहा, अभी हाल ही में प्रेस मड वर्ड टाइप का गेट में क्वेश्चन पूछा है, तो अब रेड मड किससे रिलेटेड है आपको पता होना चाहिए। वैसे इस प्रोसेस का नाम भी आपको बता दें, इसे बेयर प्रोसेस कहते हो। ये नाम भी याद रखना, इट इज नोन एज बेयर प्रोसेस। बेयर नाम के साइंटिस्ट द्वारा इसे दिया गया था, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज बेयर प्रोसेस। तो बेयर प्रोसेस में हमने बॉक्साइड में NaOH को मिलाया, जिससे Al2O3 और रेड मड मिल गया। ठीक है? अब यहाँ आपका जो ये रेड मड है, ये बहुत डेंजरस होता है। यूएस में तो इस पे बैन है रीयूज के, कि भाई इसको वापस से आप फर्दर इसमें से कुछ रिकवर करना चाहते हो तो आप रिकवर नहीं कर सकते हो। अभी आपको बता दें 4 अक्टूबर 2010 को एक इससे एक्सीडेंट भी हुआ था। 4 अक्टूबर 2010, ये हमारे लिए डेंजरस है। तो अगर कभी भी आप एल्यूमिना के प्लांट में जाते हो, अगर आप कभी भी एल्यूमिना प्लांट में जाते हो, तो अगर कहीं रेड मड का कहीं टैंक देखो, तो उस टैंक से आप दूर रहोगे। क्यों? क्योंकि रेड मड हमारे लिए जानलेवा है। ठीक है? ये टॉक्सिक भी होता है और हमारे लिए जानलेवा है। इसलिए फर्दर इसकी प्रोसेसिंग जनरली बहुत सारी जगह ना के बराबर ही की जाती है। यूएस में तो फुल्ली बैंड है। ठीक है? बड़े-बड़े वहाँ आर्टिफिशियल रिजर्वायर बना के वहाँ पे इसको डाल दिया जाता है। तो 4 अक्टूबर 2010 को क्या हुआ था? अज़का एल्यूमिना प्लांट एक्सीडेंट आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आज सुन लो। अज़का एल्यूमिना प्लांट एक्सीडेंट। ठीक है? ये आपका हंगरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? हंगरी। वहाँ पे एक टैंक था, यही रेड मड का, ये कोलैप्स कर गया था। कोलैप्स करने की वजह से इसका जो भी मटेरियल कोलैप्स हुआ, तो जो रेड मड था जाके यह रिवर में मिल गया और रिवर के थ्रू ये सिटी में पहुँच गया। 10 लोग मर गए थे और 100 से ज़्यादा पेशेंट हो गए थे इससे।
साथ ही साथ कंटामिनेट भी हो गया था रिवर के अंदर। 10 डेथ्स हो गए थे, 10 लोग इससे क्या हो गए थे, मर गए थे और 100 से ज़्यादा आपके पेशेंट हो गए थे जो इसके चपेट में आ गए थे। यानी कि रेड मड इज़ नॉट गुड फॉर अस, ठीक है। बॉक्साइट की बात करूँ तो आप देख सकते हो बॉक्साइट दिखाई कैसा देता है। अगर आप इसे देखोगे व्हाइट टू ग्रे टू रेडिश ब्राउन, ठीक है, व्हाइट टू ग्रे टू रेडिश ब्राउन। ये हमने फिगर दिखा दिया ताकि अगर कभी आपको इसकी चट्टान हो तो आप इसे पहचान भी सकते हो। ये क्या है, दिस इज बॉक्साइट। ये किसका फिगर है, ये बॉक्साइट का फिगर है। बॉक्साइट सॉफ्ट होता है जनरली, ये सॉफ्ट है। सॉफ्ट का मतलब क्या है कि इसे हाथ से स्क्रैच कर सकते हो, तोड़-फोड़ सकते हो, ठीक है। मोज स्केल आपने सुना है, इस स्केल को हार्डनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस स्केल पे इसकी हार्डनेस 1 टू 3 होती है। 1 टू 3 क्यों? क्योंकि हर जगह का बॉक्साइट जो होता है वो सेम टू सेम आपको नहीं मिलता है। हर एक बॉक्साइट ओर का कंपोजिशन सेम नहीं होता। इसीलिए हमने कहा कि इसकी जो हार्डनेस होती है 1 टू 3 होती है मोज स्केल पे। म्यूजिकल के बारे में हम आपको बताएँगे जब मैकेनिकल ऑप्शन पढ़ाएँगे, बट अब यहाँ बात हो गई है तो कुछ जानकारी आपको दे दें ताकि आपकी क्यूरियोसिटी वगैरह क्लियर हो जाए। मोज़ साइंटिस्ट का नाम था इसलिए ध्यान रखना कभी अपॉस्ट्रोफी वगैरह लगा के इसे मत लिखना। MOHS एक साथ हो तो कोई अपॉस्ट्रोफी वगैरह ना पीछे ना आगे कहीं नहीं आता। तो मोज स्केल क्या है? इन्होंने 10 स्टैंडर्ड, जैसे इन्होंने टाल्क ले लिया, इन्होंने जिप्सम ले लिया, ऐसे करते-करते इन्होंने 10 सब्सटेंस लिए, फाइनली इन्होंने डायमंड ले लिया और इसकी इन्होंने मार्किंग कर दी। भाई टॉक सबसे मुलायम, उसके बाद हार्ड होता जाएगा, डायमंड सबसे हार्ड। 1, 2 ये सब क्या है? ये मोज़ स्केल पे इनकी नंबरिंग है। 1 टू एंड ये आपका 10 है, 1 टू 10। बट क्या टॉक सबसे ज़्यादा मुलायम है? सबसे ज़्यादा? तो इसका जवाब है नहीं। हम एमओ में आपको बताएँगे क्या है, इससे भी नीचे। क्या डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड है? इसका भी जवाब है नहीं, डायमंड से भी ज़्यादा हार्ड हमारे पास सब्सटेंस अवेलेबल है। वो क्या है, हम आपको बताएँगे जब एमओ हम पढ़ेंगे। फिलहाल अभी यहाँ आप जान लो, सपोज़ करो ऐसे आपने मोज स्केल की आपने ये 10 तो आपके सेट है, ये स्टैंडर्ड है। ये 10 नियम आपके क्या है, ये स्टैंडर्ड है। अब आप सपोज़ करो कोई आप यही लेके आए, बॉक्साइट लेके आए, ठीक है? आपने क्या किया, भाई ऐसे होते हैं कॉपर के, उसमें ऐसे आगे निब लगी होती है। निब किसकी होती है? टॉक की होगी, जिप्सम की होगी या डायमंड की होगी। अब उससे आप उसपे स्क्रैच करोगे। स्क्रैच करोगे और देखोगे यह उसको स्क्रैच कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। जैसे 2 नंबर 1 नंबर से स्क्रैच किया, नहीं कर पाया। 2 नंबर से स्क्रैच किया, नहीं कर पाया। 3 नंबर से स्क्रैच किया, हो गया स्क्रैच। इसका मतलब मोज स्केल पे इसकी हार्डनेस 3 से तो कम है, लेकिन 2 से ज़्यादा है। तो कितनी है एग्जैक्ट? 2 से 3 के बीच में। ज़्यादा डिटेल में हम अब पढ़ेंगे कब? मोज स्केल को जब हम मैकेनिकल ऑपरेशन आपको पढ़ाएँगे तो बहुत डिटेल में इसे हम देखेंगे। स्टार्टिंग में जो फंडामेंटल से हमारा एमओ स्टार्ट होता है, तो एमओ में आप एमओ के लेक्चर्स में से देखोगे। फिलहाल इसकी हार्डनेस बहुत कम, मोज स्केल पे 1 टू 3, यानी कि मोज स्केल पे आप कह सकते हो कि जितनी ज़्यादा नंबरिंग उतना ज़्यादा हार्ड, जितनी कम नंबरिंग उतना यह सॉफ्ट। तो यानी कि हमारा बॉक्साइट क्या होता है, ये आपका सॉफ्ट होता है। चलो ठीक है। सो ये तो बातें हो गई, यानी कि हमारा कैटलिस्ट क्या होता है, बॉक्साइट, और बॉक्साइट ओर से मेनली आपका एल्यूमीनियम गैलियम मिलता है। गैलियम के लिए जिंक का भी और यूज़ किया जाता है। गैलियम किस तरह आप यूज़ करते हो, यूटिलाइज़ करते हो, आपने देखा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। ये सेमीकंडक्टर में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ आपने देखा कि यह जब सॉलिडिफाई होता है तो यह एक्सपेंड कर जाता है, जिसकी वजह से इसे मेटल कंटेनर या ग्लास के कंटेनर में आप स्टोर नहीं कर सकते हो। दैट इज़ वाई इसे प्लास्टिक बैग्स या फ्लेक्सिबल कंटेनर में स्टोर किया जाता है। बॉक्साइट कैटलिस्ट के अंदर मेन चीज़ है एल्यूमिना, जो आपकी क्लॉज प्रोसेस में एज़ अ कैटालिटिक बिहेवियर जो होता है वो इसके द्वारा ही होता है। टाइटेनियम ऑक्साइड का भी रोल होता है, टाइटेनियम ऑक्साइड का भी रोल होता है। तो इस एल्यूमिना को कैसे प्राप्त करते हैं, हमने देखा बेयर प्रोसेस होता है। बेयर प्रोसेस के द्वारा एल्यूमिना और रेड मड, ये क्या है, वेस्टेज निकलता है। रेड मड जनरली या कहीं भी रीप्रोसेसिंग के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज़ अभी आपने देखा कि एसिड एल्यूमिना प्लांट एक्सीडेंट जो हंगरी में हुआ था, जहाँ 10 लोग मर गए थे, 100 से ज़्यादा इसके चपेट में आ गए थे, बीमार हो गए थे। दैट इज़ वाई यूएस में तो फुल्ली बैन है, ठीक है? तो इसीलिए हम रेड मड का यूज़ नहीं करते हैं, वापस से प्रोसेस नहीं करते हैं, डायरेक्टली इसे फेंक दो, या जनरली इसे सिरेमिक्स वगैरह में यूज़ करते हैं। सिरेमिक वगैरह बनाने में भी आप रेड मड का यूज़ करते हो, ठीक है? तो ये तो बातें हो गई आपके बॉक्साइट की, तो आई होप कि इसके बारे में हमने इतनी बातें कर ली हैं कि कैटलिस्ट तो आपको अभी का अभी याद हो गया होगा और डेफिनिटली आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि Al2O3 ये आपका क्या बॉक्साइट इज़ कैटलिस्ट दैट इज़ यूज्ड for close process to obtain sulfur from S2S gas, ठीक है। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इस यह भी आपका, जैसे आपने बताया कि सल्फर आपका पानी से लगभग 2 गुना भारी होता है, तो इसकी भी स्पेसिफिसिटी आप देख सकते हो 2 या 2.5, यानी कि यह भी पानी से 2 से 2.5 गुना भारी होता है। ये रेंज क्यों दे रहे हैं, बिकॉज़ हमने कहा ना बॉक्साइट के हर जगह के ओर की कंपोज़िशन आपकी अलग-अलग होती है, ठीक है। सो चलो हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा कि क्लॉस या सेलेक्ट स्टॉक्स प्रोसेस जो है इसके लिए रॉ मटेरियल्स क्या है।
रॉ मटेरियल को कैसे आप प्राप्त करते हो, ये हमने देखा बाय एब्जॉर्प्शन, बाय एडजॉर्प्शन। इसके बाद से फर्दर हमने देखा एब्जॉर्प्शन में मोनोइथैलोएमाइन का यूज़ हमने किया था और डाइग्लाइकोलेमाइन का यूज़ किया था, हॉट एक्वस पोटेशियम कार्बोनेट का यूज़ किया था। इसमें से बेस्ट क्या हमने यूज़ किया, इथेनोलेमाइन यानी कि मोनोइथेनोलेमाइन और डाइग्लाइकोलेमाइन। एडजॉर्बेंट के बारे में जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड जो नॉन रिजेनरेटिव थे, जिंक, टाइटेनेट और मॉलिक्यूलर थे जो आपके रिजेनरेटिव थे। कैटलिस्ट हमने देखा बॉक्साइट कैटलिस्ट किसके लिए, ये क्लॉज प्रोसेस के लिए। ध्यान रहिए किसका है, ये क्लॉज प्रोसेस के लिए कैटलिस्ट आपने देखा क्या है। इस बॉक्साइट कैटलिस्ट जो आपने यहाँ देते हो ना, क्लॉज कैटलिस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे कि क्लॉज कैटलिस्ट क्या होता है, व्हाट इज क्लॉज कैटलिस्ट। तो क्लॉज कैटलिस्ट और कुछ नहीं है, बॉक्साइट या Al2O3, इट इज नोन एज क्लॉज कैटलिस्ट। ठीक है। और हमने देखा बेयर प्रोसेस, BAYER, बेयर प्रोसेस के द्वारा हम बॉक्साइड से Al2O3 को प्राप्त करते हैं। इसमें क्या होता है, डाइजेशन होता है, बॉक्साइड के ऊपर NaOH सॉल्यूशन को डालते हैं एक्वस को, जिससे ऐसे डाइजेस्ट करके Al2O3 हमें दे देता है। ठीक है। तो चलो ये सारी बातें तो हमारी हो गई। हम अब देखते हैं प्रोसेस के बारे में। तो ये आप देख सकते हो यहाँ एक फ्लोशीट हमने जो बनाई है, ये फ्लोशीट किसकी है, ये है क्लॉज प्रोसेस की। दिस इज फ्लोशीट ऑफ क्लॉज प्रोसेस। तो हम चाहेंगे जो भी बच्चा इस वीडियो को देखता है, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके सबसे पहले अपने कॉपी पेस्ट डायग्राम को बना लोगे। देखो सेम टाइम में सब काम करना है ताकि एक बार पढ़ लो और दोबारा देखने की रिक्वायरमेंट ना पड़े, एट द सेम टाइम माइंड में जाके ऐसा इंस्टॉल हो कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके इस फ्लो शीट को सबसे पहले अपने कॉपी पे बनाओगे। माना कि समरी इज मोर देन इनफ, हमें इतना ही गेट के लिए चाहिए, ये समरी चाहिए। ठीक है, नॉलेज पर्पस के लिए पूरा भी देखना है, और अगर पूरा देखोगे ना तभी आप इस समरी को ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में स्टेबल कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगी, सबकी समरी मिक्स हो जाएगी, कुछ भी याद नहीं रहेगा। हमें इतनी सारी चीजें कैसे याद रहती हैं, हमें इसी तरह याद रहती हैं क्योंकि हमने हर एक मेथड को बहुत डिटेल में स्टडी किया है। और जब बहुत डिटेल में स्टडी किया है सो डेफिनेटली कभी भी आप कुछ भी पूछ लो, किसी इंडस्ट्री का पूछ लो, खटाखट जवाब आएगा, ऐसे 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 करते हो, ऐसे करते हो, ऐसे करते हो। तो इसीलिए हमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत होती है, और बच्चा यही गलती करता है जिसकी वजह से डिटेल में पढ़ोगे, देखो अलग से कैटलिस्ट का लिस्ट बना के आप कभी याद नहीं कर पाओगे, हमेशा भूल जाओगे। समरी कभी याद नहीं कर पाओगे, एक्सो एंडो कभी याद नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीजें एक स्टेबल फॉर्म में एक अच्छे से अगर आप पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली कैटलिस्ट हो, एक्सो एंडो हो, रिएक्शंस हो, प्रॉब्लम्स हो, सब कुछ आप बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हो, आप मैटर ऑफ कंस्ट्रक्शन हो। ठीक है, तो समरी को तो हम बाद में देखेंगे कि क्या है समरी, पूरी स्टडी कर ले। फिलहाल देख लो समरी क्या लिखा, फर्नेस फॉलोड बाय 2 और 3 स्टेज कैटालिटिक कन्वर्टर विद इंटर स्टेज कूलिंग एंड कंडेंसिंग, इंटर कूलिंग एंड कंडेंसिंग। ये आपका पूरी समरी है। समरी को भी डिटेल में हम आपको समझाएंगे कि ये समरी क्या कह रही है। ठीक है, चलो कलर चेंज कर लेते हैं, वेट अ मिनट। तो यहाँ आप देख सकते हो ये क्लॉज प्रोसेस, ये किसका फ्लो सीट है, क्लॉज प्रोसेस। ध्यान से देखना, सी माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इसे बनाओगे अपनी कॉपी पे, वीडियो पॉज करके बना लो, और उसके बाद से आप इसे पढ़ना स्टार्ट करोगे। अगर आप चाहते हो कि हमेशा के लिए आपके दिमाग में ये सब चीजें इंस्टॉल हो जाओ और जितना आपको हम टैलेंटेड बनाना चाहते हैं उतना आप बन जाओ, इन दैट केस। तो ध्यान दो, यहाँ चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हो S2S और एयर। एक चीज आपको बता दें, आप जो यहाँ से फीड डाल रहे हो ना, एयर की इतनी मात्रा मत डाल देना कि ये कहानी खराब हो जाए। इसमें भी आपका बहुत खतरनाक कहानी है, लगभग कह सकते हो कि 50-50 डालते हैं। ये एटलीस्ट बता रहे, एटलीस्ट 50% होना चाहिए, एटलीस्ट 50% बाय वॉल्यूम, एटलीस्ट 50%। क्योंकि 50% से अगर कम होगा ना तो क्लॉज प्रोसेस आपका इकोनॉमिकली नहीं होगा। अभी आगे आपको बताएंगे। और एक बात और जान लो कि ये हमारा मॉडिफाइड क्लॉज प्रोसेस, जो आप ये डायग्राम देख रहे हो ना, ये कौन से क्लॉज प्रोसेस का आप जानते हो, ये कन्वेंशनल क्लॉज प्रोसेस का नहीं है, ये मॉडिफाइड क्लॉज प्रोसेस का है। कन्वेंशनल और मॉडिफाइड में क्या अंतर है आप यहाँ देख सकते हो कि मॉडिफाइड क्लॉज प्रोसेस जो हमने यहाँ डायग्राम बनाया, इसे ही आज के डेट में सिंपली क्लॉज प्रोसेस कहते हैं। लेकिन पूरा नाम लोगे ना तो कन्वेंशनल क्लॉज प्रोसेस अलग होता है और मॉडिफाइड क्लॉज प्रोसेस आपका अलग होता है। ठीक है, देखो कन्वेंशनल में केवल आपका इतना अंतर है इन दोनों में कि कन्वेंशनल में डायरेक्टली S2S और ये O2 को रिएक्शन करा के आप यस बना लेते थे डायरेक्टली, एक ही रिएक्शन में, एक स्टेप में। ठीक है, और जो भी SO2 वगैरह बना इसके बारे में कुछ नया से छोड़ देते थे। तो रिएक्शन नंबर 2 उसमें पार्टिसिपेट नहीं होती, केवल रिएक्शन नंबर 1 होती। तो रिएक्शन नंबर 1 ये नहीं होती थी, उसमें S2S O2 और उसमें सल्फर बन गया डायरेक्टली, एक बार में आपका बन गया। बट आगे चल के देखा गया कि इसे फर्दर और हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मॉडिफाइड क्लॉज प्रोसेस में फर्दर 2 फर्नेस के साथ साथ रिएक्टर्स भी अटैच किए गए, कैटालिटिक चैम्बर्स भी अटैच किए गए, और अब इसमें
अंतर क्या है कि यहाँ पे H2S और SO2 भी फर्दर रिएक्शन करके H6 बना रहा है। अब ये H6 बनता है कि H8 बनता है कि H2 बनता है, इसमें भी ज़्यादा आप परेशान मत होना। ड्राइडन पढ़ोगे S6 लिखा मिलेगा, दूसरी बुक पढ़ोगे S2 लिखा मिलेगा, तीसरी बुक पढ़ोगे S8 लिखा मिलेगा। किसकी सुने, किसकी सुने? किसी की मत सुनो, अपनी सुनो। S2 भी बनता है, 6 भी बनता है, 8 भी बनता है। S2 बन गया, इस S2 को जब ठंडा कराते हो तो S2 ढेर सारे आपस में मिलते हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ भी क्या होती है S2 की एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ये आपस में जुड़ के S6 में बदल जाते हैं, ये X8 में बदल जाते हैं। तो क्या दिक्कत है, वहां तो आपका S2 है ही। तो इसलिए रिएक्शंस में कहीं आपको S2 दिखाता है, कहीं S6 दिखाता है, कहीं X8 दिखाता है। ये सारे क्या है, इसके एलोट्रोप्स हैं, सल्फर के एलोट्रोप्स। हमने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि सल्फर दुनिया का ऐसा एक एलिमेंट है जिसके सबसे ज्यादा एलोट्रोप्स होते हैं, 30 एलोट्रोप्स होते हैं आपके सल्फर के। तो फिलहाल कन्वेंशनल क्लॉज प्रोसेस की स्टडी हम इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज आज की डेट में ये कहीं भी यूज नहीं होता है, बट जानकारी आपको होनी चाहिए कि उसमें क्या मॉडिफिकेशंस किए गए थे। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन केवल इतना था। अगर आप एक कन्वेंशनल की बात करोगे तो चलो यहाँ लिख भी देते हैं, वेट अ मिनट। कन्वेंशनल क्लॉज प्रोसेस, कन्वेंशनल में आपका सिंपल एक रिएक्शन होता था, S2S गैस आती थी और O2 के साथ मिलती थी और आपका S8 और साथ साथ S2 बन जाता था। ठीक है, बस यही एक रिएक्शन होती थी। इसमें साथ में साइड में आपका SO2 वगैरह भी बन के तैयार होता था, लेकिन उस SO2 को फर्दर H2S से, ये मेन रिएक्शन हमने लिखी है, H2S से उसको हम रिएक्शन नहीं कराते थे। ठीक है, बट अब जब इसे मॉडिफाइड किया गया तो उस SO2 को भी, सल्फर तो आपने प्राप्त किया ओके, बट उस SO2 को भी आपने फर्दर रिएक्शन कराया, आपने उसे फर्दर रिएक्शन कराया, आप देख सकते हो H2S के साथ, और आपने सल्फर को प्राप्त किया। तो चलो ये तो बातें हो गई छोटी छोटी। चलो ये देखते हैं ये प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस के बारे में आओ थोड़ा डिटेल में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि क्लॉज प्रोसेस के लिए आपके फीड में एटलीस्ट 50%, ध्यान देना सी माय डियर स्टूडेंट्स, एटलीस्ट 50% H2S तो होना ही चाहिए। अगर आप सोचते हो कि 20-30% 40% अगर है उसके बाद भी आप क्लॉज प्रोसेस यूज कर लोगे, तो आपको बता दें उस समय यह इकोनॉमिकली नहीं होगा और कॉम्पिटिटिव नहीं होगा अदर मेथड्स के साथ। उस केस में क्लॉज प्रोसेस हम यूज नहीं करते हैं, उसी समय यूज करते हैं हम सेलेक्ट स्टॉक्स प्रोसेस। और सेलेक्ट स्टॉक्स प्रोसेस क्या है, और ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा हम इसी डायग्राम में अभी देखना थोड़ा चेंजेस कर देंगे, कुछ नाम को बदल देंगे, आप देखोगे कि तब यही क्लॉज बन जाएगा सेलेक्ट स्टॉक्स प्रोसेस, और कुछ और कैटलिस्ट यहाँ पे आपके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो क्लॉज प्रोसेस में देखो क्या है, इसे हमने फर्नेस में डाला, फर्नेस के अंदर बर्नर लगे होते हैं, अंदर बर्नर, ये मैं सोचता हीट कहाँ से आ रही है, अंदर बर्नर्स होते हैं, ये बर्नर्स अंदर जलते हैं, और जब ये जलते हैं तो अंदर उस फ्लेम को सपोर्ट करने के लिए ही यहाँ पे 50% तो कम से कम आपके फीड में होना चाहिए। अदरवाइज जो अंदर फ्लेम्स निकल रही है ना, वो फ्लेम सपोर्टेड नहीं होंगे, फ्लेम बुझ जाएगी, और जब बुझ जाएगी तो अंदर वो आप हीट जनरेट नहीं कर पाओगे जितनी हीट आपको चाहिए। जब वो हीट जनरेट ही नहीं कर पाओगे तो फिर कहानी खराब है। तो अंदर आपकी इस तरह फ्लेम लगातार मेंटेन होनी चाहिए, जिसके लिए फीड में आपको 50%, सी माय स्टूडेंट, फीड में आपको 50% S2S होना चाहिए। साथ साथ भी चाहो तो बना सकते हो, जितना बताते जा रहे हैं वो अपने कॉपी पे आप बनाते जाओ। ठीक है, तो फीड में हमारी S2S एटलीस्ट 50% होनी चाहिए, 40 या 30 या 20% है, तो इस प्रोसेस को किसी कीमत पे यूज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते। उस समय सेलेक्ट स्टॉक्स प्रोसेस यूज करेंगे, वो इससे बहुत कम, बहुत ही कम ज्यादा इन्वेस्टमेंट में आपका सेम अमाउंट ऑफ सल्फर दे देगा। इस प्रकार यहाँ से बहुत सारी हीट निकली है, इतनी हीट की हमें आगे जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो ये रिएक्शंस क्या है, ये रिएक्शंस आपकी एक्सोथर्मिक है, और अगर रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है तो डेफिनेटली हीट ऑलरेडी आपकी निकल रही है, तो आगे आप बहुत ज्यादा हीट बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे भेजने की कोशिश नहीं करोगे। ठीक है, सो नाउ अब आगे दो चैम्बर्स, अब दो हैं कि तीन हैं कि चार हैं, आपको बता दें 2 या 3। यहाँ देखो क्या लिखा है, 2 और 3 स्टेज। इस डायग्राम में जो हमने बनाया है 2 स्टेज, ये देख सकते हो, यहाँ आपका फर्स्ट है, दिस इज योर फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकंड। 3 भी होता है, अभी आपको बताएंगे 3 कब होता है, फिर जब पढ़ा लेंगे तो बताएंगे कि फोर्थ क्यों नहीं होता है। फोर्थ आपको कहोगे सर जी फोर्थ क्यों नहीं लगा दिए, फोर्थ भी लगा देते, तो फोर्थ क्यों नहीं होता है ये भी आपको बताएंगे, और ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, गेट में भी, इंटरव्यूज में भी। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, यहाँ आपका रिएक्शन हुआ, और देख सकते हो रिएक्शन थ्रू क्या निकलेगा, आपका रिएक्शन थ्रू आपका निकलेगा SO2 H2O, देख सकते हो वही आपका ये क्या है, SO2 गैस है, H2O वेपर है,
साथ साथ H2S पूरी पूरी आपकी कंज्यूम नहीं हुई है। कितनी कंज्यूम होती है अगर कोई पूछता है तो बता दें, जितना आपने माल यहाँ से भेजा था 1/3 1/3 कंज्यूम्ड हियर। अच्छा, जैसे 30 मोल भेजा है तो यहाँ 10 मोल आपका कंज्यूम हो जाएगा, 20 मोल आगे को भाग जाएगा। ठीक है, 20 मोल आगे को कहाँ, इस नेक्स्ट रिएक्शन को कराने के लिए। और नेक्स्ट रिएक्शन जो आपका हो रहा है इसमें भी एक कहानी है कि यह नेक्स्ट रिएक्शन कितनी अच्छी होगी जानते हो, उतनी ज्यादा अच्छी होगी अगर आप जो स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शन देख रहे हो 2:1, अगर यहाँ रिएक्टर के अंदर जो H2S है, ये देखा गया, इसकी थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आपको बता रहे हैं, H2S और SO2 अगर यह रिएक्शन चैम्बर में 2:1 के रेशियो में घुसते हैं तो यह रिएक्शन परफेक्टली कंडक्ट होती है। और अच्छी बात है, आप देख सकते हो स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शन में यही हमें चाहिए भी। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे अब देख सकते हो वापस से कुछ ये बॉक्साइट कैटलिस्ट आप यूज कर रहे हो, यह कुछ SO2 या H2S को ज्यादा छोड़ ना दे, तो इसकी कन्वर्जन रेट को बढ़ाने के लिए थोड़ा इसे फर्दर में डाइल्यूट करना होता है। ये इसलिए यहाँ ज्यादा एयर हम नहीं मिला सकते थे, यहाँ एयर क्यों नहीं मिला सकते थे ज्यादा, यहाँ उतनी ही एयर मिला है जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, 50-50। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, बट अब हमें आगे डाइल्यूट करना है, अदरवाइज SO2 आपकी अनकन्वर्टेड ज्यादा बाहर भाग जाएगी, तो इसे थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया, इसलिए यहाँ देखो सेकेंडरी एयर आपने वापस से मिक्स किया। यहाँ आपका टेम्परेचर क्या है, 300 डिग्री सेल्सियस, और देख सकते हो आउटसाइड में टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस है। क्यों है, बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन कैसी है, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, दैट इज व्हाई वहां पे टेम्परेचर आपका क्या है, वहां टेम्परेचर है आपका 400 डिग्री सेल्सियस, इन हो रहा है 300 पे, कॉमन सेंस लगाओ, इन हो रहा है आपका 300 पे और आउट हो रहा है कितने पे आपका 400 पे, तो सीरीज बात है, रिएक्शन की आपकी रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। सो फर्स्ट रिएक्टर से आपका 70 to 80% तक कन्वर्जन हो जाता है। बॉक्साइट कैटलिस्ट आपने यूज किया था, बॉक्साइट की जगह कहीं कहीं हो सकता है कि किताबों में यहाँ पे Al2O3 भी लिखा हो, घबरा मत जाना। ठीक है, क्योंकि आपने देखा बॉक्साइट से आप Al2O3 को प्राप्त करते हो बाय यूजिंग बेयर प्रोसेस, बॉक्साइट में NaOH के एक्वस सॉल्यूशन डालते हो, इस प्रकार आपका प्राप्त हो जाता है Al2O3 और रेड मड। Al2O3 आपको वो यहाँ कैटालिटिक एक्टिविटी दे रहा है। अब देखो फर्दर हमें आगे जाना है, और आगे जाने के पहले चूंकि यहाँ अब आपका सल्फर बन के तैयार हो गया है, एंड ऑल यू नो सल्फर की बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत ज़्यादा होती है, 444.6 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा है, मीन्स 445 डिग्री सेल्सियस के आसपास, बहुत ज़्यादा है। सो ऐसे अब यहाँ पे सीधी सी बात है, कंडेंस कर रहे हैं, और आप देख सकते हो टेम्परेचर यहाँ डाउन है, तो जब ये कंडेंसर, ये क्या है, हमने क्या कहा, देखो विद कूलिंग भी होगी और कंडेंसिंग भी होगी, जो सल्फर बन गया उसे कंडेंस करा दीजिए। अब यहाँ ये क्या है, ये ठंडा ठंडा कुछ आ रहा है, और ठंडा ठंडा क्या आ रहा है हमको नहीं पता, आई डोंट नो, आपको पता है क्या, हमको तो नहीं पता है क्या आ रहा है, अभी देखते हैं क्या आ रहा है, अभी देखते हैं क्या आ रहा है। फिलहाल इन साहब को पहले हम लोग आगे भेज दिया जाए, इनको पहले आगे भेज दिया जाए। तो ये जो देख रहे हो ये कंडेंसर से होके ये निकल गया, ये मेन माल, और ये निकला आपका, ये आपका निकल गया, और अब निकलने के बाद से वापस से इसे फिर से हमने एक कंडेंसर में डाला, जो लिक्विफाई हो गया था, लिक्विफाइड था, वो आपका सल्फर था, वो जो लिक्विफाइड फॉर्म में था वो तो आपका देख सकते हो ये नीचे से निकल जाएगा, ये देख सकते हो ये सल्फर फाइनल सल्फर की तरफ जा रहा है। ठीक है, 150 डिग्री सेल्सियस का है, और इसमें क्या है, कंडेंस करा रहे हैं ऊपर से, H2 भेज के इसे और ठंडा करा रहे हैं, देख सकते हो 400 डिग्री सेल्सियस था, ठंडा होते 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 ये 150 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, 150 डिग्री सेल्सियस, और इसे वापस से क्या किया, इसी 150 डिग्री सेल्सियस को देख सकते हो आप अंदर वापस से यहाँ लेके आ रहे हो, और फिर यही आपका 260 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि एक साइड 400 डिग्री सेल्सियस वाला जो है पहले इससे ठंडा हुआ, और फिर कंडेंसर के अंदर गया, पानी से ठंडा हुआ, और पानी से ठंडा होने के बाद से सल्फर जो था 150 डिग्री सेल्सियस तो नीचे आ गया, और गैसेस 150 डिग्री सेल्सियस पे ऊपर से चली गई। इन गैसेस को ही प्रीहीट करने के लिए आप इसी एनर्जी का यूज कर रहे हो, और इनको प्रीहीट करने के बाद वापस से आप कहाँ लेके जा रहे हो, ये रिएक्शन चैम्बर नंबर 2 में, जो 260 डिग्री सेल्सियस पे वापस से जो भी आपका रिएक्शन फर्स्ट में आपने देखा ना 70 to 80% तक ही कन्वर्जन हुआ था, तो जो आपका अनकन्वर्टेड H2S और SO2 था वो वापस से सेकंड रिएक्टर में आएगा। एक बार फिर से यही आपकी रिएक्शन नंबर 2 होगी, एक बार फिर से आपकी ये रिएक्शन नंबर 2 वहाँ पे होगी, और इस रिएक्शन नंबर 2 के द्वारा एक बार फिर से सल्फर आपका बन के फॉर्म होगा, और फिर से उसी सल्फर को आप आगे लेके जाओगे, सल्फर की जो वेपर फॉर्म हुई है, और फिर से यहाँ पे पानी के द्वारा उसे कंडेंस कराओगे, और इस तरह आपने सल्फर को, फिर देखो ये नीचे से आपने सल्फर को निकाल लिया। ठीक है, अब अभी हो सकता है कि यह सारे के सारे सल्फर को कंडेंस ना कर पाया हो, कुछ सल्फर के वेपर्स ऊपर से भागने की फिराक में हो, जो भी वेस्ट गैसेज है, मान लो थोड़ा सा SO2 आपका जरूर यहाँ 100% नहीं होता, देख सकते हो यील्ड इज 90 to 96%, यानी कि बाकी का आपका 4 to 10% कहाँ गया, वो आपका इस वेस्ट गैस से
एटमॉस्फेयर में हमें फेंकना पड़ा, हमें वेस्ट गैस के थ्रू फेंकना पड़ा। तो सारा का सारा नहीं, तो वहाँ आपकी और वेस्ट गैसेस भी होंगी, H2S होगा, SO2 होगा, ये सब तमाम आपकी गैसेस भी होंगी। तो इन सारी गैसेस के साथ S6 का वेपर भी होगा, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो भी यहाँ से वेस्ट गैसेस निकल रही हैं, आप देख सकते हो, ध्यान से देखना, जो भी यहाँ से वेस्ट गैसेस निकल रही हैं, उसको हम फर्दर आगे लेके गए और स्क्रबर में भेज दिए। स्क्रबर में इसी मोल्टन सल्फर, जो आपका मेल्टेड सल्फर है, इसी के द्वारा हमने इसको स्क्रब करा दिया, जिससे जो भी सल्फर इसके अंदर था, इस वेपर के अंदर, वो सारा का सारा मोल्टन सल्फर ने अपने साथ ले लिया और अब वेस्ट गैसेस को आपने यहाँ पे फेंक दिया। इस प्रकार सारे जो भी आपने सल्फर यहाँ से रिकवर किया, सारे के सारे ये फाइनली सम फेज सेपरेटर में आ गए, जहाँ पानी से इसे सेपरेट कर लिया गया। आप जानते हो पानी से सल्फर आपका भारी होता है, 2 गुना लगभग भारी होता है, 2 टाइम्स आपका हेवी होता है पानी से सल्फर। तो आपका सारा का सारा पानी क्या होगा, ऊपर रहेगा, सल्फर नीचे को चला जाएगा। ठीक है, पानी ऊपर, सल्फर नीचे, और इस प्रकार सल्फर को आप रिमूव कर लोगे और सॉलिडिफिकेशन वेट में आप भेज सकते हो, या आसपास अगर आपको सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट में भेजना है तो डायरेक्टली आप यहीं पे, या इसी प्लांट में आप चाहो तो सल्फ्यूरिक एसिड में से कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड, उससे फिर H2SO4 और ओलियम। उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सब्सिक्वेंट लेक्चर जो आएंगे उसमें देखेंगे किस तरह से H2SO4 वगैरह को हम बनाते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कितनी आसानी से आपने क्लॉस प्रोसेस के द्वारा सल्फर को प्राप्त कर लिया। इस प्रोसेस की यील्ड हमने आपको बताई 90 to 96%। कुछ और बातें आपको बताना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उन बातों को बताएंगे हम आपको, बट थोड़ा सा वेट करने के बाद ये जो टर्म्स हैं इनको वापस से जब हम समझ जाएंगे, उसके बाद से उन्हें हम देखेंगे कि क्या है। ठीक है, एक बार फिर से इसे रिपीट कर देते हैं। सी माय डियर स्टूडेंट्स, हमने S2S लिया, एयर लिया, 50-50% दोनों को लिया, दोनों 50-50%। कम क्यों नहीं लिया, क्योंकि अंदर फ्लेम को हम तब स्टेबल नहीं बना पाते और ये प्रोसेस खत्म हो जाती कहानी, अंदर हो ही नहीं पाता, अंदर H2S आपका जल ही नहीं पाता अच्छे से। तो इन दिस केस 50% एटलीस्ट हमें रिक्वायरमेंट होती है, या आपका फर्नेस में जला, 1/3 आपका जो H2S था यहाँ कंज्यूम हो गया, रिमेनिंग आपका ये रिएक्शन नंबर 2 में पार्टिसिपेट किया, जो आपका 2 स्टेज कैटालिटिक चैम्बर से गया, और आप देख सकते हो बीच में इंटरकूलिंग भी थी और कंडेंसिंग भी हो रहा था, एंड फाइनली कंडेंसिंग के बाद स्क्रबिंग भी हो रहा था। स्क्रबिंग कहाँ है, एकदम लास्ट में। हो सकता है आपका ऐसे दे दे, अभी आगे हम कुछ न्यू आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी बनाए हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेड, और जो बच्चा हमसे पहले भी पढ़ चुका है वो अच्छे से जानता है कि सर के बनाए हुए न्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, न्यू का मतलब न्यू हमने बनाया है, माय कॉपी राइटेड क्वेश्चंस। ओके, सो उससे आपके गेट में क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, तो हम आपको सारे न्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी पढ़ाएंगे इस सीरीज में, और उसके अलावा जो एग्जिस्टिंग है PYQs के क्वेश्चंस, उनको भी आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हो, सिंपली कैटालिटिक चैम्बर्स थे, फर्नेस था, फिर कैटालिटिक चैम्बर्स थे, साथ में इंटरकूलिंग कंडेंसिंग भी हो रही थी, और फाइनली हमारा स्क्रबर था। अब अगर कोई आपसे पूछे भाई एक बात बता यार कि 2 स्टेज ही यूज किया, आप कहता है 3 स्टेज, तो 3 स्टेज लगाता तो क्या होता। आप देख सकते हो जैसे ये दूसरा स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, सेम वैसा ही दूसरा स्टेज भी है, यानी कि तीसरा स्टेज एक और आ जाएगा, एक और तीसरा स्टेज आ जाएगा, तो क्या दिक्कत है। अगर एक और तीसरा स्टेज आ जाता है तो ज्यादा कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। ये यील्ड जो आप देख रहे हो ये 2 स्टेज की यील्ड है, अगर ये 3 स्टेज हो जाएगा तो ये यील्ड आपकी बढ़ के 95 से अप टू 98% तक पहुंच जाएगी। यील्ड बढ़ गई हमारी, क्या हुई, यील्ड बढ़ गई। अब अगर कोई पूछे कि भैया फोर्थ लगाओगे नहीं, या 4 स्टेज नहीं हो सकता था क्या, अब कोई 4th स्टेज क्यों नहीं यूज किए, तो बच्चा 4th स्टेज हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं होता है, क्योंकि अगर आपने एक स्टेप बढ़ाया, एक स्टेज बढ़ाया, तो आप देख सकते हो 90 का 95 हो गया, या 96 का 98 हो गया, 2 से 5% तक आपका बढ़ रहा है कन्वर्जन, टोटल यील्ड जो है। बट 4th स्टेज आपका लेस देन 1% ही बढ़ा पाता है, तो थोड़ा सा पाने के लिए इतना सारा खर्चा हम तो नहीं करेंगे। ठीक है, सो दैट इज वाई 4th स्टेज इज नॉट इकोनॉमिकल, क्योंकि अगर एक और स्टेज आप यहाँ लगाओगे, सो लेस देन 1%, लेस देन 1% ही आप कन्वर्जन को बढ़ा पाओगे। दैट इज वाई यहाँ 4th स्टेज को हम यूज नहीं करते हैं। तो क्लॉज प्रोसेस क्या है, जल्दी से समरी सुन लो, खटाखट सुनो जो बोल रहे हैं। क्लॉज प्रोसेस के अंदर H2S गैस को लेके आने का, H2S गैस को कैसे प्राप्त करोगे, एब्जॉर्प्शन से या एडजॉर्प्शन से। एब्जॉर्प्शन में इथेनोलेमाइन ले लो, जिसमें डाई या मोनो दोनों ही शामिल हैं, या DZA ले लो, या हॉट पोटेशियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन ले लो। एडजॉर्बेंट में आयन ऑक्साइड ले लो, जिंक ऑक्साइड ले लो, या ये आपके नॉन रिजेनरेटिव थे, रिजेनरेटिव ले लो, मॉलिक्यूलर सी वगैरह। सो इन सबको आपने यूज किया
H2S प्राप्त किया, बॉक्साइट कैटलिस्ट को यूज किया, बॉक्साइट कैटलिस्ट से Al2O3 बनाया, बेयर प्रोसेस के थ्रू NaOH को मिला के रेड मड गंदगी मिली जिसको हम नहीं प्रोसेस किए, डेंजर था हमारे लिए। इस प्रकार अभी तक हमारी जानकारी क्या है, कैटलिस्ट बॉक्साइड है, कैटलिस्ट बॉक्साइड है और H2S हमारा मेन यहाँ पे रॉ मटेरियल है। अब ये आया हमारे पास तो साथ साथ यहाँ एयर भी हमने डाला, 50% से हमने कम डाला क्योंकि अंदर फ्लेम को हमें स्टेबल बनाना था। 1/3 आपका कंज्यूम हो गया। फिर आपका आगे 1 2 3 कैटालिटिक स्टेज आए इंटरकूलिंग और कंडेंसिंग के साथ साथ, फाइनली स्क्रबिंग आया और आपने फाइनली मोर देन 90% देख सकते हो ईल्ड आपने सल्फर की प्राप्त कर ली। जितना भी आपके फीड में था सल्फर उसके 90% तक आपने प्राप्त कर लिया। रिमेनिंग लगभग 5 से 10% आपका लॉस हो गया, वो इस वेस्ट गैस के थ्रू आप देख सकते हो। तो इतनी जानकारी हमें हो गई और एग्जाम में ये भी आपसे कोई पूछ सकता है कि भैया ये रिएक्शन कैसे थे, तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक थे। क्लॉस कैटलिस्ट क्या होता है, बॉक्साइड होता है। तो जो अभी हम वो देखेंगे, और ये कन्वेंशनल क्लॉस प्रोसेस नहीं था, मॉडिफाइड क्लॉस प्रोसेस था। कन्वेंशनल में केवल आपका सल्फर प्राप्त किया जाता था, ये दूसरा वाला रिएक्शन वहां पे नहीं होता था। ठीक है, तो ये तो बात हो गई क्लॉस प्रोसेस की, मॉडिफाइड क्लॉस प्रोसेस की। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एक बात बता, कह रहे हो आप कि 50% होना चाहिए, 50% होना चाहिए, अरे हम कह रहे हैं 50% नहीं है तो क्या वहां पे उस H2S को कन्वर्ट नहीं कर पाओगे? हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे, which one of the following method is used to convert H2S to sulfur, H2S to elemental sulfur if feed contains 5 to 30% H2S? अब क्या करोगे? अगर 5 to 30 ये 50 नहीं होता, ये 50 नहीं होता, 5 to 30% ये होता H2S, तो क्या करोगे? आप कहोगे सर we will replace this furnace with another catalytic converter. We will replace this furnace from another catalytic converter. furnace की दीवारें आपके फैक्ट्री ब्रेक के बनाते हैं, बात ध्यान रखना। So इसे हम another catalytic converter के द्वारा आप चेंज कर दोगे और उस समय जो कैटलिस्ट यूज करोगे वो क्या होगा, सेलेक्सटॉक्स कैटलिस्ट। तो सेम डायग्राम एक बार फिर से बना लो माय डियर स्टूडेंट्स, और केवल ये फर्नेस की जगह लिख दो सेलेक्सटॉक्स कैटलिस्ट। सेलेक्सटॉक कैटलिस्ट क्या करता है, अब इसको फ्लेम की जरूरत ही नहीं, क्या करता है आपको बता दें, देख सकते हो सेलेक्सटॉक्स प्रोसेस में क्या है, फर्नेस को केवल हमने रिप्लेस कर दिया बाय कैटालिटिक चैम्बर, फर्नेस रिप्लेस्ड बाय कैटालिटिक चैम्बर, और हमने ये जो चैम्बर लगाया ये आपका कैटालिटिक चैम्बर है। सेलेक्सटॉक्स कैटलिस्ट क्या होता है, बिस्मथ और वैनेडियम के कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, रिमेनिंग डायग्राम में सेम टू सेम। और यह आपका अगर 5 to 30% यह आपका इकोनॉमिकल है, अगर फीड में इन फीड 5 to 30% तक ही आपका H2S है तब भी चकाचक चलेगा। तो ये है आपका क्या, सेलेक्सटॉक्स प्रोसेस, यानी कि ये क्या है, उसी का मॉडिफाइड वर्जन है जिसमें हमने फर्नेस को इनर कैटालिटिक चैम्बर से वो कर दिया। फिर आगे सेम टू सेम वही कहानी, 2 और 3 स्टेज कैटालिटिक कन्वर्टर विद इनर स्टेज कंडेंसिंग एंड स्क्रबिंग। फर्नेस की जगह केवल क्या आ जाएगा, यहाँ पे इनर सेलेक्सटॉक्स कैटालिटिक कन्वर्टर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्लॉस प्रोसेस भी हो गया और मजा आ गया होगा आपको। पहले सोचोगे क्लॉस में इतना सारा समय लग गया, अब सेलेक्टॉक्स को भी पढ़ेंगे दिमाग में, हाँ कैसे होगा है, तो अब देख सकते हो खटाक से हमारा सेलेक्टॉक्स भी हो गया और क्लॉस भी हो गया। तो चलो इस पे बेस्ड कुछ हम न्यू OTQs देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो इन सारे OTQs के लिए आपको 15 सेकंड्स का हम समय देंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि आप 100% जवाब दोगे। 14 क्वेश्चंस हमने सल्फर इंडस्ट्री के ऑलरेडी देखे थे पार्ट 1 में, तो पार्ट 2 में 15 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलो आपका टाइम ने स्टार्ट कर दिया था। कैटलिस्ट यूज्ड इन क्लॉस प्रोसेस इज, कौन सा कैटलिस्ट क्लॉस प्रोसेस में यूज करते हो? ऑप्शन ए सोडियम जोलाइट, बी बॉक्साइट, सी FeO या डी निकल। आई नो आपके दिमाग में खटाक से आ गया होगा और आप सबने सही जवाब ही दिया होगा, बी इज द राइट आंसर। विच वन इज करेक्ट हियर, बी इज द राइट आंसर, दैट इज बॉक्साइट। हो सकता था इसके जगह पे आपका Al2O3 लिखता तो आप Al2O3 पे टिक मार देते। ठीक है, ओके नेक्स्ट, बेयर प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस, बेयर प्रोसेस को किस लिए यूज किया जाता है? आयरन बनाने के लिए या Al2O3 बनाने के लिए या NaOH बनाने के लिए या बॉक्साइट बनाने के लिए? विच वन इज करेक्ट? हमने बताया था बेयर प्रोसेस में क्या करते थे, आप बॉक्साइड में NaOH को डालते थे, डाइजेस्ट कराते थे और Al2O3 प्राप्त करते थे। सो डेफिनेटली हमें पता है इसका जवाब भी सबने सही ही दिया होगा। ठीक है, सो विच वन इज करेक्ट, बी इज द राइट आंसर। Al2O3 को प्रोड्यूस करने के लिए इसका हम यूज करते थे, जिसमें बॉक्साइड में NaOH को हम ऐड करते थे। बॉक्साइड के अंदर क्या करते थे, NaOH को हम ऐड करते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सल्फर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोर
नेचुरल गैस पाई। सोर नेचुरल गैस से सल्फर को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कौन सा मेथड है, लिंडे प्रोसेस। तो लिंडे तो आप लिंडे लिक्विफिकेशन ऑक्सीजन वाला था, नहीं गलत हो गया। फिनिश प्रोसेस आप बताओ, हम नहीं बता रहे, आपके पास 5 सेकंड्स है, 5 सेकंड्स के बाद हम समझाते हैं आपको। सो चलो, टाइम इज ओवर एंड आई नो कि आपने सही जवाब ही दिया होगा इसका भी। सो लिंडे ऑक्सीजन के लिए, फिनिश प्रोसेस पायराइट्स के थ्रू, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फिनिश प्रोसेस क्या है, पायराइट से कैसे निकालते हैं। एंड थर्ड वन क्लॉस प्रोसेस एंड फोर्थ वन फ्रेश तो एलिमेंटल सल्फर माइनिंग के लिए यूज होता था। तो कौन सा करेक्ट है इसमें, सी इज द राइट आंसर, दैट इज क्लॉस प्रोसेस। नेक्स्ट है एडजॉर्बेंट यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ H2S गैस फ्रॉम नेचुरल सौर गैस इस, कौन सा एडजॉर्बेंट यूज करते हो, जिंक ऑक्साइड यूज करते हो कि आयरन ऑक्साइड यूज करते हो, ए बी बोथ सही है, या लिक्विड्स SO2। जल्दी 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 जल्दी, चलो वेरी गुड। सो होप सभी का जवाब इसमें भी सही आएगा। अगर आपने लेक्चर को ध्यान से सुना है, डेफिनेटली एक भी गलती आप करने वाले नहीं हो। सो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। हमने आपको क्या बताया था, जिंक ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड, और ये कैसे थे आपके एब्जॉर्बर, ये नॉन रिजेनरेटिव टाइप एब्जॉर्बर थे, इरिवर्सिबली जाके ये अटैच हो रहा था, जिंक और आयरन का सल्फाइड बना दे रहा था। नेक्स्ट, मोस्ट यूजफुल सॉल्वेंट फॉर द रिमूवल ऑफ H2S from sour natural gases, जिंक ऑक्साइड, मोनोइथेनोलेमाइन, हॉट एक्वस पोटेशियम कार्बोनेट, या लिक्विड SO2। जल्दी जल्दी सोचो, आराम से, टाइम लो अपना। आई नो 15 सेकंड्स भी आपको ज्यादा लग रहे होंगे, उसके पहले जवाब आ जा रहा होगा आपका। सो एब्सोल्युटली करेक्ट। आपको पता है कि बी और सी दोनों ही ऑप्शन आपको यहाँ करेक्ट लग सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पूछा मोस्ट यूजफुल, तो मोनोइथेनोलेमाइन में तो होता ही है और हॉट एक्वस पोटेशियम कार्बोनेट में भी होता है, लेकिन इन दोनों में से बेटर क्या है भाई, सी तो आपका CO2 के लिए मेनली होता है, और H2S के लिए मेनली क्या होता है, H2S के लिए मेनली आपका होता है मोनोइथेनोलेमाइन, और जिंक ऑक्साइड तो आपका सॉलिड फॉर्म है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका गेट के लिए, देख सकते हो, राइट सीक्वेंस टू प्रोड्यूस सल्फर बाय क्लॉस प्रोसेस, सेलेक्ट स्टॉक्स भी आ सकता है। सो चलो जल्दी बताओ, टाइम इज रनिंग। आई होप आपने सही बताया होगा। सो कैटलिटिक कन्वर्टर देन फर्नेस, नहीं ऐसा काम होता, हमने पहले फर्नेस लगाया था ना, हमने पहले फर्नेस लगाया था फिर कैटलिटिक कन्वर्टर लगाया था, तो गलत हो गया। फर्नेस कैटलिटिक कन्वर्टर स्क्रबिंग, नहीं स्क्रबिंग तो लास्ट में हुआ था ना, ये भी गलत हो गया। फर्नेस कैटलिटिक कन्वर्टर, फर्नेस इंटरकूलिंग, इंटरकूलिंग तो कैटलिटिक कन्वर्टर के बाद आपका आया था ना इंटरकूलिंग, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। फर्नेस कैटलिटिक कन्वर्टर इंटरकूलिंग कंडेंसिंग स्क्रबिंग, या सो डी इज द राइट आंसर। होप इसका जवाब भी आपने सही दिया हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है इन ए टू स्टेज क्लॉज प्रोसेस यील्ड ऑफ सल्फर रिकवरीज, कितनी यील्ड थी टू स्टेज वाले में, बता सकते हो, 82 to 5, 85 to 90, 90 to 96 या 95 to 98। ये सारे क्वेश्चंस भी सल्फर इंडस्ट्री से अक्सर कंपोजिशन वाले क्वेश्चन पास्ट में पूछे हुए हैं, सल्फ्यूरिक एसिड वाले प्लांट से, तो इससे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, क्लॉज प्रोसेस आपका पूछा हुआ है, ठीक है। तो होप इसका जवाब सभी ने सही दिया होगा। डेफिनेटली माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर करेक्ट। 2 स्टेज है तो 90 to 96, 3 स्टेज होता तो ये होता, ये 2 स्टेज का है। ये 4 स्टेज कर दोगे तो अप टू 99 तक पहुंचोगे, लेकिन इसलिए हम वो नहीं करते हैं, क्योंकि लेस देन 1% बढ़ाने के लिए इतना महंगा चैम्बर लगाना बेवकूफ़ी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कह रहा है टू प्रोड्यूस Al2O3, टू प्रोड्यूस Al2O3 बॉक्साइट इज डाइजेस्टेड, बॉक्साइट को कैसे डाइजेस्ट करते हो, NaOH से या COH के ट्वाइस से या लिक्विड SO2 से या नन ऑफ दीस। सोचो, हमने बताया था ना बेयर प्रोसेस, सब रिकैप लो माइंड में, इससे आपका सब कुछ अंदर स्टेबल भी हो जाएगा, ठीक है। बेयर प्रोसेस हमने क्या बताया था कि बॉक्साइड में क्या करते हो, NaOH के द्वारा उसे आप डाइजेस्ट कराते हो और Al2O3 बनता है और साथ में रेड मड भी बनता है, तो NaOH इज द राइट आंसर। तो चलो हमने ढेर सारे न्यू क्वेश्चंस भी देख लिए। अब कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो हमने आपके लिए तैयार किए हैं, डेफिनेटली कुछ पूछे हुए हैं और कुछ पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू के क्वेश्चंस वो क्या है, देख सकते हो यहाँ आपसे नंबर 1 क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाई फोर्थ कैटलिटिक कन्वर्टर इज नॉट यूज्ड इन क्लॉज प्रोसेस, बिकॉज आप अच्छे से बता सकते हो इसका जवाब, क्योंकि लेस देन 1% कन्वर्जन ही ये बढ़ाएगा, और इतने से के लिए हम बैठ के इतना सारा पैसा खर्च नहीं करेंगे, इकोनॉमिकल नहीं है, दैट इज व्हाई। जवाब कंप्लीट। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंशिएट क्लॉस एंड सेलेक्ट स्टॉक्स प्रोसेस, तो भाई क्लॉस प्रोसेस में फर्नेस था और फिर फॉलोड बाय 2 क्लॉस कैटलिटिक चैम्बर्स, सेलेक्ट स्टॉक्स में सेलेक्ट स्टॉक्स कैटलिटिक चैम्बर फॉलोड बाय 2 और 3 क्लॉस कैटलिटिक चैम्बर्स।
तो क्लॉस में आपके फीड में 50% तक H2S होना ही चाहिए, जबकि सेलेक्ट स्टॉक्स में 5 to 30% की रेंज पे फर्स्ट क्लास कवर करता है टू बी कंप्लीट। अब पूछा व्हेन क्लॉज प्रोसेस इज नॉट इकोनॉमिकल, सो इट इज व्हेन नॉट इकोनॉमिकल। ये इकोनॉमिकल तब नहीं होगा जब आपके फीड में जो अगर यह 50% से कम H2S है, सो इन दिस केस आपका इकोनॉमिकल नहीं होगा, क्योंकि अंदर आपके फर्नेस के अंदर फ्लेम को या स्टेबल फॉर्म में आप नहीं रख पाओगे और इसलिए इकोनॉमिकल नहीं है। फिर है बेनिफिट टू यूज सेलेक्ट स्टॉक्स प्रोसेस इन प्लेस ऑफ क्लॉज प्रोसेस। क्या बेनिफिट है? तो बेनिफिट ये है कि लो कंपोजिशन में भी, अगर लो कंसंट्रेशन में भी आपका H2S है, तब भी आप सेलेक्ट स्टॉक्स प्रोसेस को यूज कर सकते हो। फिर आपका हाउ टू गेट H2S फॉर क्लॉज और सेलेक्ट स्टॉक्स प्रोसेस के लिए कैसे H2S को प्राप्त करते हो? तो हमने आपको बताया H2S को प्राप्त करने के दो तरीके हैं, या तो एब्जॉर्प्शन के थ्रू या तो एडजॉर्प्शन के थ्रू। और एब्जॉर्प्शन में आपने देखा था कि एमीन्स थे और हॉट कार्बोनेट्स वगैरह थे, और एडजॉर्प्शन में आयरन और जिंक के ऑक्साइड्स थे या मॉलिक्यूलर सिव और जिंक के अदर कंपाउंड्स थे। ठीक है, तो दैट्स इट। अब कह रहा है क्लॉज प्रोसेस एक्सो है या एंडो है, तो यू नो इट इज एक्सोथर्मिक। क्लॉज प्रोसेस कैसा था आपका? एक्सोथर्मिक। अब पूछा कैटलिस्ट यूज्ड इन, तो इसका जवाब कहोगे सर बॉक्साइट कैटलिस्ट। वो कहेगा आपसे इंटरव्यूअर ने बॉक्साइट, यार हमने नहीं सुना, हमने सुना Al2O3 होता है। आपको सर बॉक्साइट के अंदर ही Al2O3 होता है, और बॉक्साइट को आप चाहो तो एन्यूज के साथ डाइजेस्ट करा के बेयर प्रोसेस के थ्रू Al2O3 को प्राप्त कर सकते हो। टाइटेनियम ऑक्साइड भी आपका कैटालिटिक एक्टिविटी वहां देता है। फिर कह रहा है मटेरियल यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम बॉक्साइड ओर। बॉक्साइड ओर से आप क्या प्राप्त कर सकते हो? तो बॉक्साइड ओर से मेनली आप एल्यूमिनियम और गैलियम, ये दोनों ही प्राप्त करते हो। फिर पूछ रहा है व्हाई गैलियम इज नॉट स्टोर्ड इन ग्लास और मेटल कंटेनर्स। तो गैलियम को हम इसलिए स्टोर नहीं करते हैं ग्लास या मेटल कंटेनर्स में, क्योंकि जब ये सॉलिडिफाई होता है तो 3.1% इसका वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ जाता है, तो उसे क्रैक कर देगा। इसलिए प्लास्टिक या कोई एक्सपेंडेबल जो बैग्स होती हैं उसके अंदर इसे आप स्टोर करते हो। नेक्स्ट है विच सल्फर एलोट्रोप यू गॉट बाय क्लॉज प्रोसेस, S2, S6 या S। ये आपसे पूछ के कंफ्यूज कर सकता है कि इसके द्वारा कौन सा सल्फर आप प्राप्त कर रहे हो, S2 या S6 या एसिड, कौन सा एलोट्रोप? तो आपको सर ये तीनों ही होते हैं, लेकिन आपके मेनली आगे जाके S2 आपस में रिएक्शन कर लेता है, उसमें भी हीट निकलती है और फर्दर से कूल करते हैं, तो S6 और S8 हमें प्राप्त होता है। ठीक है, फिर कह रहा है विच इज मोर डेंसर, सॉलिड सल्फर और वाटर। तो आप इसका जवाब क्या कहोगे? सर वाटर, बिकॉज सल्फर की अगर वेट आप डेंसिटी कहोगे तो वाटर से जस्ट लगभग डबल के आसपास होती है। सल्फर की डेंसिटी आपकी क्या होती है? डबल के आसपास होती है वाटर से। ठीक है, सो चलो बहुत सारे हमने इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी देख लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी देख लिए। तो चलो आज इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे अब एंड करते हैं। ठीक है, एक समरी आप खटाखट देख लो, 1 मिनट। इस लेक्चर में आपने क्या देखा? तो इस लेक्चर में क्लॉज और सेलेक्ट स्टॉक्स प्रोसेस के बारे में बहुत डिटेल में हमने देखा। जो भी बच्चा इस पूरी लेक्चर सीरीज को चाहता होगा, आपको बता दें कि गेट केमिक की फुल लेक्चर सीरीज आपकी स्टार्ट हो गई है और इसे आप ले सकते हो, परचेज कर सकते हो डायरेक्टली exams.gatechemic.com से, या www.gatechemic.com पे भी चले जाओ। कोई भी डिफिकल्टी अगर आती है, if you feel any difficulty then feel free to contact on this number 9451707049. Okay, कोई भी क्वेरी हो feel free to ask me on WhatsApp, or you can also call on this number. You can call or WhatsApp. Okay, so चलो आपसे विदा लेते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम वापस से कंटिन्यू करेंगे और उसमें फिनिश प्रोसेस के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे, फॉलोड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड चैम्बर प्रोसेस, कॉन्टैक्ट एंड चैम्बर फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। तो नेक्स्ट जब यहाँ तक आप पहुँच जाओगे तो फिर आपकी सल्फर इंडस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। फिर गेट के PYQs भी देखेंगे सिंस 1987 की कौन कौन से PYQs से पूछे गए थे, कैसे कैसे PYQs थे, और उससे क्या और फ्यूचर में किस तरह के और भी डेफिनेटली आ सकते हैं। कुछ और न्यू PYQs भी हम के टाइप के क्वेश्चंस भी उस समय आपको बताएंगे और दिखाएंगे। ठीक है, चलो तो चलते हैं। इसे रिवाइज करना और नोट्स जो प्रिपेयर की हो हर एक अगले लेक्चर को देखने के पहले एक जल्दी फास्ट एक रिवीजन करके आइएगा। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।